1689 में औरंगजेब बादशाह ने संभाजी महाराज को 1 फरवरी 1689 को पकड़ा और 11 मार्च 1689 को 1679 में उनकी हत्या करवा दी। बहुत बुरी तरह से हत्या करवा दी। खेती में जो मिट्टी का ढेला रहता है ना, उसको उठा दिया और उठा के बाजीराव पेशवा को मार। बालाजी विश्वनाथ को किसी ने तो भी बताया कि मल्हारराव होलकर को पकड़कर कैद में डालना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदिका मरसकोल्ले, आपकी होस्ट, और स्वागत करती हूं आपका शैडोज ऑफ स्वराज्य पॉडकास्ट सीरीज़ में, जहां हम बात करते हैं उन अनसंग वॉरियर्स की जिन्होंने इस स्वराज्य के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन उनके नाम हिस्ट्री बुक्स में इतने हाईलाइट नहीं होते। तो आज हम ऐसे ही एक योद्धा के बारे में बात करने वाले हैं जो साधारण धनगर फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिनका मिलिट्री पावर या कोई भी राजनीतिक संबंध नहीं था, लेकिन वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी सेनापति थे हमारे स्वराज्य के। तो आइए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान, फर्ग्यूसन कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी संतोष घुगे सर। स्वागत है आपका इस एपिसोड में। सर का मराठा इतिहास में कोर स्पेशलाइजेशन है और इस एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, दिस एपिसोड इज पावर्ड बाय रुस्तम राइस एंड समृद्धि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो सर, शुरू करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि मराठा एम्पायर की क्या सिचुएशन थी जब मल्हारराव होलकर जैसे लोग सामने आ रहे थे? ये मल्हारराव होलकर या राणोजी शिंदे या अदर मराठा वॉरियर्स, इनका पीरियड जो है वो शुरू होता है 18वीं सेंचुरी में, 18वीं शती में। क्या हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब स्वराज बनाना शुरू कर दिया, उनकी डेथ के बाद 1680 के बाद कुछ दिनों के लिए उनके एक छोटे लड़के छत्रपति राजाराम महाराज छत्रपति बने। फिर बाद में छत्रपति संभाजी महाराज राजगद्दी पर आए और 1689 में औरंगजेब बादशाह ने संभाजी महाराज को 1 फरवरी 1689 को पकड़ा और 11 मार्च 1689 को 1679 में उनकी हत्या करवा दी। बहुत बुरी तरह से हत्या करवा दी। और तब तक उसके पहले 1681 से लेकर मुगलों की कम से कम 5-6 लाख की फ़ौज मराठों के 50-60 हज़ार फ़ौज के साथ लड़ रही थी। और ये नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली 1681 से लेकर 1689 तक, और 89 के बाद 1707 तक भी चल रहा था कंटिन्यू। लेकिन जब संभाजी महाराज की हत्या करवा दी गई तो मराठों की तरफ से मुगलों को जो अपोज हो रहा था, जो विरोध हो रहा था, उसका प्रमाण और ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गया कि जिस बुरी तरह से औरंगजेब बादशाह ने या औरंगजेब बादशाह की सेना ने संभाजी महाराज को मार गिराया। और फिर एक उसका बहुत बड़ा रिएक्शन महाराष्ट्र में सामने आया। और ये रिएक्शन तकरीबन 1689 के बाद 1700 तक उनके भाई छत्रपति राजाराम महाराज स्वराज के छत्रपति थे, तो उस समय उनके साथ वो स्ट्रगल चल रहा था। 1700 में उनकी डेथ हो गई। सिंहगढ़ फोर्ट जो है पूना के नज़दीक में, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, एक छोटे लड़के को राजगद्दी पे बिठाकर उनकी पत्नी ने, यानी कि महारानी ताराबाई ने स्वराज की कमान संभाली। और फिर 1700 से लेकर 1707 तक महारानी ताराबाई, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव, रामचंद्र पंत अमात्य, ऐसे बहुत सारे वॉरियर्स थे, बहुत सारे सेनापति थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से काम कर रहे थे। तो इन लोगों ने स्वराज की कमान संभाली और मुगलों के खिलाफ और ज़ोरों से लड़ाई शुरू कर दी। और ऐसे में 1707 में औरंगजेब बादशाह की डेथ हो गई। और जब औरंगजेब बादशाह की डेथ हो गई तो उसका एक लड़का था 2 नंबर का, मुअज्जम, जो बहादुर शाह फर्स्ट बोलकर राजगद्दी पर बैठ गया या उसको बिठाया गया। उसकी कोरोनेशन सेरेमनी जैसे ही हो गई, उसने तुरंत पहले 2 डिसीजन लिए। उसका पहला डिसीजन था मराठा डायनेस्टी के साथ संधि करना, यानी कि ट्रीटी करना, ये वार जो चल रहा है उसको बंद करना, ये पहला हो गया। और दूसरा डिसीजन था राजपूतों के साथ, फिर सिखों के साथ, या अदर एरिया में जो उनका स्ट्रगल चल रहा था, वार चल रहे थे, उनके साथ वो संधि करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मराठों के साथ संधि करते समय उसने काम किया, थोड़ा सा उसने एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स का यूज़ करते हुए, जो 1689 में संभाजी महाराज, उनकी फैमिली और उनका लड़का शाहू, जो बाद में छत्रपति शाहू महाराज बोलकर सामने आए, तो इनको पकड़ा था
और इनको उस छत्रपति शाहू महाराज को, उस समय छत्रपति नहीं थे लेकिन संभाजी महाराज के सक्सेसर थे, इसलिए वो बाद में छत्रपति बनने वाले थे, तो उनको उसने उस ट्रीटी के तहत छोड़ा। और छोड़ने के बाद उसने ऐसा बोला कि जाओ आप, अभी हम आपको रिहा कर देते हैं, आपके साथ जो हमारा वार चल रहा है उसको हम बंद करते हैं, मराठा डायनेस्टी के साथ का वार भी हम बंद। अभी ट्रीटी किसके साथ करनी चाहिए थी? महारानी ताराबाई ने जिस लड़के को बिठाया था उसके साथ करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके खिलाफ लड़ रहे थे ना। हाँ। लेकिन उसने ट्रीटी की शाहू महाराज के साथ और उनको रिहा किया दिल्ली से और फिर इधर भेज दिया। अब इसके पीछे उसका एक डिप्लोमेसी ऐसी थी, यहाँ आने के बाद इन दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा चलेगा, क्योंकि चेयर का मसला था, चेयर का ये था। तो उस हिसाब से, क्योंकि हिंदू फिलॉसफी में ऐसा होता है, जो बड़ा लड़का होता है वो सक्सेसर होता है। बराबर। अब तो उस हिसाब से छत्रपति संभाजी महाराज का जो सक्सेसर था या जो लड़का था, उनको राजगद्दी मिलना जरूरी था उनके हिसाब से। हाँ। लेकिन महारानी ताराबाई का कहना ऐसा था कि जब स्वराज खतरे में था तो उसको हमने बचाया, इसलिए हमें मिलना चाहिए। ऐसा एक थोड़ा सा था उसमें। तो ये दोनों के बीच में वार चलेगा ऐसा लग रहा था। उसी समय छत्रपति शाहू महाराज के साथ कोई नहीं था। तो ऐसे में एक कोकण एरिया से, श्रीवर्धन नाम का प्लेस है, वहाँ से एक बालाजी विश्वनाथ भट्ट बोलकर व्यक्ति सामने आता है, जो बिलोंग टू ब्राह्मीण कास्ट या ब्राह्मीण फैमिली से थे वो। और वो सामने आते हैं और वो छत्रपति शाहू महाराज को जाके मिलते हैं और वो उनको बोलते हैं कि हम आपको हेल्प करेंगे करके। तो बाकी अदर जो एक प्रकार से वॉरियर्स थे, सेनापति थे या पूरी सेना थी, वो पूरी की पूरी सेना महारानी ताराबाई और उन्होंने जिनको राजगद्दी पे बिठाया था उन छत्रपति के साइड में थी। लेकिन धीरे धीरे बालाजी विश्वनाथ ने एक एक सरदार करके एक एक करके इनके साइड में लाया। और फिर छत्रपति शाहू महाराज को उन्होंने महाराष्ट्र में उनका वेलकम भी किया। और महाराष्ट्र से वो खेड़ आए, महाराष्ट्र में खेड़ में आए फर्स्ट टाइम, खेड़ के बाद पूना में आए, फिर पूना से वो सातारा चले गए और सातारा को उनको गादी एक प्रकार से बनाने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने हेल्प की। और एक एक सरदार जो उधर के साइड में थे, यानी कि महारानी ताराबाई के साइड में थे, उनको छत्रपति शाहू महाराज के साइड में उन्होंने लाना शुरू कर दिया। अब ये कंटिन्यू चला 1707-8 से एक 1717-18 तक। और ये जब चल रहा था इधर महाराष्ट्र में, तो उसी समय नॉर्थ इंडिया में औरंगजेब बादशाह की मृत्यु के बाद या उसकी डेथ के बाद वो चेयर के लिए इतना बड़ा कंपटीशन चल रहा था कि 2-3 साल इसके पहले ऐसा था कि औरंगजेब बादशाह के दरबार में कोई बैठ भी नहीं सकता था उसकी परमिशन के, कोई बात भी नहीं कर सकता था, कोई हंस भी नहीं सकता था, ऐसी कंडीशन थी। तो उसी चेयर के लिए कोई भी एक आधा सरदार आता था, किसी को भी पकड़ता था, पकड़ के उसको उठा के उस चेयर पे बिठा देता था और कोई दूसरा आता था उसको साइड में करके फिर चला जाता। ऐसी सिचुएशन चल रही थी। तो ऐसे में उन सरदारों में जो कंपटीशन चल रहा था, जो स्पर्धा चल रही थी, उसमें से एक सैयद बंधु नाम के 2 भाई थे। और ये जो सैयद बंधु नाम के भाई थे, ये दोनों भाई, उनको साउथ इंडिया के ऊपर, उसमें से एक नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में रहता था, बादशाह के इर्द गिर्द घूमता था, और एक भाई को उसने दक्षिण भारत में या साउथ इंडिया में एज अ गवर्नर बोलकर अपॉइंट किया था। और ये बहुत दूर से देख रहा था ये पूरा इधर महाराष्ट्र में, स्वराज में, मराठा डायनेस्टी में क्या चल रहा है। तो ऐसे में उस व्यक्ति की नज़र बालाजी विश्वनाथ नाम के व्यक्ति के ऊपर चली गई और उसने, क्योंकि उसको दिल्ली में पावर में आने के लिए कुछ इधर रीजनल डायनेस्टियों की हेल्प चाहिए थी। और ऐसी सिचुएशन में वो, अभी उस समय तो अगर देखें हम तो पूरे भारत में एक तो राजपूत, दूसरा सिख, और सिख का भी प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि गुरु गोविंद सिंह की उनकी हत्या के बाद उन्होंने गुरु परंपरा बंद कर दी थी, तो थोड़ा सा वो रुका हुआ था। लेकिन एक तो राजपूतों का था और दूसरा मराठों का था, और उसमें मराठों के पास रिसोर्सेज बहुत सारे थे, क्योंकि ये डायनेस्टी पिछले 30-35-50 साल से तकरीबन कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप वार कर रही थी। इनका एक तो मुग़लों के साथ, आदिल शाही के साथ या कुतुब शाही के साथ वार चल रहा था। तो ऐसे इसमें इनके पास रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा थे, तो किसी की भी नज़र इनके ऊपर जानी थी। तो ऐसे में वो जो हुसैन बंधु थे, उनकी नज़र बालाजी विश्वनाथ के ऊपर चली गई और फिर उन्होंने बालाजी विश्वनाथ के साथ ट्रीटी करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया कि आप हमें हेल्प करो, हम आपको हेल्प करेंगे करके। अब यहाँ पे मसला ऐसा था
कि जो मुअज्जम ने या बहादुर शाह फर्स्ट ने जब छत्रपति शाहू महाराज को छोड़ा तो अकेले शाहू महाराज को छोड़ा था। उनकी पत्नी, उनकी मदर, उनकी माँ या अदर जो रिलेटिव्स थे वो उधर ही थे दिल्ली में कैद में। अच्छा। और इसके साथ साथ उनको छुड़वा के लाना और अपने स्टेट को आगे बढ़ाना, ये 2-3 एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव उनके सामने प्रमुख रूप से थे। और फिर ऐसे में जब उन्होंने हाथ बढ़ाया तो बालाजी विश्वनाथ ने भी आगे हाथ बढ़ाया और इन दोनों के बीच एक ट्रीटी हुई। अच्छा। यहाँ पे तय हुई ट्रीटी महाराष्ट्र में। लेकिन ये जो ट्रीटी महाराष्ट्र में तय हुई तो ये ट्रीटी के ऊपर इसको फाइनलाइज करने के लिए दिल्ली जाना जरूरी था, क्योंकि बादशाह दिल्ली में था। नाम के लिए भी हो क्यों ना, लेकिन बादशाह दिल्ली में था। तो ट्रीटी के ऊपर या उस संधि के ऊपर साइन करवाने के लिए दिल्ली जाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को और उनकी सेना को दिल्ली के लिए आमंत्रित किया। और फिर बालाजी विश्वनाथ दिल्ली की तरफ जब निकल पड़े तो रास्ते में नॉर्थ महाराष्ट्र में, उस समय उनके बारे में हम थोड़ा आगे जाके इन डिटेल बोलेंगे, लेकिन मल्हारराव होळकर और पेशवा या मराठा डायनेस्टी की सीधी तरह से सेना फर्स्ट टाइम रिलेशन आया इसी समय जब बालाजी विश्वनाथ या पूना से नॉर्थ महाराष्ट्र से होकर दिल्ली के लिए निकल रहे थे। तो उस समय एक 50-60 सेना का एक छोटा सा यूनिट, उस समय मल्हारराव होळकर अपने मामा के पास नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में एक सुल्तानपुर नाम का प्लेस है, वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे एक 50-60 सेना का यूनिट था, उस यूनिट के वो प्रमुख थे। तो चलते चलते वो उनके यूनिट के साथ हो गए और फिर दिल्ली चले गए। अब दिल्ली में हुआ ऐसा, फिर से हम थोड़ा आगे जाके फिर रिवाइज आना पड़ेगा हमको, लेकिन वहाँ पे ट्रीटी हुई। और ट्रीटी होने के बाद स्वराज, चौथाई और सरदेशमुखी। अब ये स्वराज क्या था? स्वराज मीन्स जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना शासन या स्टेट स्थापित किया था, वो स्वराज छत्रपति शाहू महाराज को दिया जाएगा, उसका कहना ऐसा था। इनडायरेक्टली एक प्रकार से ये मांडलिक होने की पॉलिसी थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मराठा डायनेस्टी को आगे चल के हुआ। और कैसे हुआ वो थोड़ा आगे जाके बोलेंगे हम। दूसरा था चौथाई। चौथाई यानी कि टोटल इनकम के 1/4। और ये चौथाई कहाँ से कलेक्ट करना था? तो मुगल डायनेस्टी के साउथ इंडिया में जो 6 प्रांत थे, उस 6 प्रांतों में से वो 1/4 टैक्स बोलते थे उसको, इसलिए उसको चौथाई ऐसा नाम गिरा। तो वो वहाँ से कलेक्ट करना था। और एक सरदेशमुखी नाम का टैक्स उसके साथ में था, और ये सरदेशमुखी नाम का टैक्स था 1/10। अगर 10 रुपये है तो उसमें से 1 रुपया उनको मिलेगा। और ये सरदेशमुखी नाम का टैक्स छत्रपति के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए देना था। तो ऐसा ये 3 बातों की वो एक प्रकार से चार्टर लेके बालाजी विश्वनाथ और ये लोग वापस आए। और आने के बाद कुछ दिनों के लिए मल्हारराव होळकर इनसे थोड़ा साइड में होके साइड में चले गए। लेकिन इसके बाद हुआ क्या? 1720 में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की जब डेथ हुई तो पहला सवाल आया कि पेशवा किसको अपॉइंट किया जाए करके। और ये सवाल किसके सामने आया? तो छत्रपति शाहू महाराज के सामने। जब तक वो पूरी तरह से क्लियरली छत्रपति बने थे, उनकी फैमिली दिल्ली से इधर जो बालाजी विश्वनाथ ने ला कर दी थी, तकरीबन 70-80% मराठा डायनेस्टी के जो वॉरियर्स सरदार थे, जो मराठा मुगल डायनेस्टी के खिलाफ लड़े थे बीच में, वो तकरीबन एक 70-80% सरदार छत्रपति शाहू महाराज की तरफ बालाजी विश्वनाथ पेशवे इन्होंने लाकर खड़े कर दिए थे। और मराठा डायनेस्टी का एक बहुत बड़ा स्टेट अभी आगे जाके बनने वाला था, या बनने की प्रक्रिया प्रोसेस शुरू हो गई थी। ऐसे में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो गई। अब बालाजी विश्वनाथ की डेथ होने के बाद सवाल ऐसा आया कि पेशवा किसको बनाया जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे कि पेशवा ये वंश परंपरागत तरीके से उनके लड़के को नहीं बनाया जा सकता। लेकिन छत्रपति शाहू महाराज ने ये पहले से ठीक तरह से देखा था, अगर हमें यहाँ पर रीइस्टेब्लिश करने में, रीइंस्टेट करने में, या हमें हमारी राजगद्दी फिर से बढ़िया तरीके से यहाँ पे स्थापित करने में सबसे बड़ी अगर हेल्प किसने की है तो बालाजी विश्वनाथ पेशवा ने की है। तो उनके मन में क्लियर था कि इनके लड़के को ही हम पेशवा बनाएंगे।
और दूसरी बात 1715 से लेकर बाजीराव फर्स्ट या बाजीराव प्रथम जो बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पहले एक प्रकार से पहला लड़का था, वो उनके साथ अलग अलग प्रकार के वार में उनके साथ जाते थे। तो उन्होंने एक प्रकार से छत्रपति शाहू महाराज ने उनको देखा भी था, उनके टेक्निक को देखा था, उनके पास जो एक प्रकार से कुशलता थी, जो स्किल था, वो भी उन्होंने देखा था। तो इसलिए उन्होंने भी ये तय किया होगा कि शायद इसको ही बना देंगे करके। तो लेकिन जो मराठा डायनेस्टी के पुराने सरदार थे, जैसे भोसले, दाभाडे, गायकवाड़ या अदर कुछ सरदार थे, तो इन लोगों का कहना ऐसा आया कि एक 20 साल के उम्र के लड़के के हाथ के नीचे हम कैसे काम करेंगे। बराबर है। क्योंकि बाजीराव पेशवा प्रथम, इनकी उम्र उस समय 20 साल की थी। तो अब ये मसला छत्रपति शाहू महाराज के दरबार में चला गया। शाहू महाराज के दरबार में जाने के बाद अब छत्रपति शाहू महाराज इन लोगों को भी नाराज नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये भी बहुत बड़े सरदार थे। जैसे समझो अगर नागपुर के भोसले की तरफ हम देखें तो वो नागपुर से होकर, बंगाल से होकर आसाम तक उनकी एक प्रकार से वो जा चुके थे, मराठा फ्रीडम स्ट्रगल जब चल रहा था उस समय। तो ऐसे सिचुएशन में वो इनको भी नाराज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन बाजीराव पेशवा, इनका पराक्रम और इनके पिताजी का कंट्रीब्यूशन, इनको भी वो अनदेखा नहीं कर सकते थे। बराबर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इन पूरे सरदारों को ऐसा बोला, ठीक है आप जो बोलते हो सही है, कोई बात नहीं, 20 साल उनकी उम्र है, कोई ये ठीक, इसमें कोई ये नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऐसा करते हैं, अभी हमने उनको अपॉइंट किया है, हमने उनको नियुक्ति दे दी है, तो ऐसा करते हैं, एक चांस देते हैं। अगर उन्होंने सही काम किया तो आगे जाएंगे, अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो उनको निकाल देंगे, दूसरा फिर किसी को अपॉइंट करेंगे। और वो उनका ऐसा लगता है कि उनको शायद या 100% कॉन्फिडेंस होगा कि ये बंदा पक्का काम करेगा करके। तो फिर अब ऐसा कहने के बाद छत्रपति के सामने कौन बोल सकता था कि उन्होंने आश्वस्त किया ना इनको कि अगर ठीक है उसने गलत काम किया तो उनको निकाल देंगे, लेकिन अगर सही काम करता है तो फिर रखेंगे। तो इस हिसाब से फिर ये लोग वापस चले गए। और फिर ऐसे में अब क्या था, ये पूरे के पूरे लोग बाजीराव पेशवा, बाजीराव प्रथम, इनके उम्र के हिसाब से ये पूरे सीनियर लोग थे। तो उन्होंने क्या किया कि इन सीनियर लोगों के बारे में एक ऐसी नीति का इस्तेमाल किया कि इन लोगों के बीच में हम अंतर्गत रूप से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। ये जो काम करते हैं ये रिस्पॉन्सिबल किसको है? छत्रपति को है। अगर ये कोई गलत काम करेंगे तो छत्रपति इनको पनिशमेंट करेंगे या दंडित करेंगे, अगर ये अच्छा काम करेंगे तो छत्रपति इनको गिफ्ट कर सकते हैं, बख्शिश दे सकते हैं। हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, बराबर है। लेकिन हमें तो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज थोड़ा आगे लेके जाना है। तो फिर उन्होंने एक सोची समझी पॉलिसी तय करते हुए ऐसी पॉलिसी तय की या ऐसी नीति का इस्तेमाल उन्होंने किया, ये जो पुराने सरदार थे, इन पुराने सरदारों का एरिया उन्होंने छोड़ दिया और जो बाकी बचा हुआ हिंदुस्तान था वहाँ पे उन्होंने अपने सरदारों को एक प्रकार से इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और फिर उसमें से होलकर डायनेस्टी, उसमें से सिंधे डायनेस्टी, फिर उसमें से बुंदेले डायनेस्टी या अदर डायनेस्टियों का राइज होता है। इस हिसाब से एक प्रकार से अब यहाँ तक एक प्रकार से ये सिचुएशन था बाजीराव प्रथम राजगद्दी पर आने तक मराठा डायनेस्टी का। अब सही मायने में यहाँ से आगे स्प्रेडिंग शुरू हो जाता है। अच्छा, तो सर जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि आज जो इंदौर में होलकर डायनेस्टी है वो उसकी फाउंडेशन भी मल्हारराव होलकर ने की थी। तो इसके बारे में आपको क्या पता है, या इसकी कोई हिडन स्टोरी थी या कोई भी ऐसा पराक्रम उनका जो आप हमें शेयर करना चाहेंगे? अभी हमने जो बैकग्राउंड के ऊपर हम बोले उसमें से बहुत सारी बातें आई, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा पीछे जाते हुए हमें होलकर फैमिली और मल्हारराव होलकर इनके बारे में एक थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक जेजूरी नाम का प्लेस है अभी फ़िलहाल, आई थिंक वो पुरंदर तहसील में आता है। तो उसके नज़दीक में
एक होल नाम का गांव है। होल नाम का गांव है, मराठी में उसको होड़ ऐसा बोलते हैं, हिंदी में वो होल हो जाता है। तो वहाँ पे 16 मार्च 1693 को खंडेराव होलकर नाम के एक धनगर फैमिली के व्यक्ति थे, उनके घर में मल्हारराव होलकर इनका जन्म हुआ। अब इनका पहले सरनेम जो था वो वीरकर था, ऐसा बोला जाता है। उसके बारे में एक कथा ऐसी है कि वो वीर नाम का एक प्लेस है उधर उसी एरिया में, तो उस वीर नाम से ये लोग आते थे, इसलिए इनको वीरकर बोला जाता था। लेकिन बाद में ये होल नाम के प्लेस पे वहाँ पे एक प्रकार से वहाँ के नेटिव हो गए, तो उनको होलकर ऐसा नाम वहाँ से मिला। अब जब मल्हारराव होलकर की उम्र 3 साल की थी, तो 3 साल की उम्र में उनके पिताजी की डेथ हो गई। और उनके पिताजी की डेथ होने के बाद फिर उनकी माताजी उनको लेके, उनका नाम जिवाई ऐसा था, तो उनको लेके वो नॉर्थ महाराष्ट्र में नंदुरबार एक डिस्ट्रिक्ट है, तो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में एक भोजराज बारगल बोलकर उनके ब्रदर थे उनके माताजी के, तो उनके पास वो चली गई। अब धनगर कास्ट बोले तो उनका ट्रेडिशनल जो व्यवसाय है वो एक प्रकार से सीप का पालन पोषण करना या बकरियों को, भेड़ बकरियों को चराना, ये उनका पहले से ट्रेडिशनल उनका व्यवसाय है। तो यहाँ से वहाँ जाने के बाद भी मल्हारराव होलकर ने वही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो भोजराज बारगल थे, ये उधर नॉर्थ महाराष्ट्र में एक कदम बांडे बोलकर सरदार थे। अच्छा। अलग अलग सरदार थे, तो इस कदम बांडे नाम के सरदार, ये कि बहुत बड़ा सरदार नहीं था ये कदम बांडे, लेकिन इनके यहाँ पर उनके मामा यानी कि भोजराज बारगल, इनकी सेना का एक छोटा सा यूनिट था, एक 25-50 सेना का यूनिट था। और जैसे फिर मल्हारराव होलकर की उम्र 15 साल की हो गई, तो उस सेना के यूनिट की लीडरशिप उसने मल्हारराव होलकर को सौंप दी, और वहाँ से मल्हारराव होलकर की जर्नी स्टार्ट होती है। अब हमने पहले थोड़ा बताया कि 1719 में 1719 में जब बालाजी विश्वनाथ दिल्ली गए थे, तो उस समय वो सेना का एक छोटा सा यूनिट लेके मल्हारराव होलकर उधर निकल पड़े, किधर, दिल्ली में उनके साथ निकल पड़े। वहाँ पे किस्सा हुआ था और उसको ऑथेंटिक सोर्स भी है। वो किस्सा ऐसा हुआ था कि एक दिन सुबह सुबह मल्हारराव होलकर की सेना के यूनिट के एक सिपाही ने साइड में एक फार्मर की खेती थी, तो उस खेती से कुछ वहाँ पे थोड़ा क्रॉप था या कुछ एक प्रकार से धान था, तो उसको काटा और वो काट कर उसने अपने घोड़े को खिलाना शुरू कर दिया। और ये बात किसी ने तो भी बालाजी विश्वनाथ जो उस समय पेशवा थे, उनका जो लड़का था वो भी उनके साथ में था, बाजीराव प्रथम, उनको बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, आपकी सेना के एक सोल्जर ने, एक सिपाही ने वहाँ से किसी फार्मर के खेती में जाकर उसका अनाज काटा है और गलती से बगैर परमिशन के वो अपने घोड़े को खिला रहा है करके। तो उधर से फिर भागते भागते बाजीराव पेशवा आए। उस समय वो पेशवा नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री का लड़का, यानी कि प्रधानमंत्री यानी कि पहले छत्रपति, बाद में प्रधानमंत्री, और फिर उसका लड़का बोले तो एक प्रकार से ओहदा तो बड़ा ही रहेगा ना। तो भागते भागते आए, हाथ में एक लकड़ी लेकर आ रहे थे वो, और उन्होंने उस सिपाही को बहुत मारा। और उस समय मल्हारराव होलकर दूर कहीं पे तो कुछ अलग सा काम कर रहे थे, तो उसमें से किसी एक सिपाही ने जाकर उनको बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है करके, गलती तो हुई है। और फिर उधर से मल्हारराव होलकर भी भागते भागते आए। अब उस समय बाजीराव पेशवा की उम्र 18 साल की थी, मल्हारराव होलकर की उम्र 25 साल की थी, एक 24-25 के आसपास। तो मल्हारराव होलकर ने क्या किया कि भागते भागते आते समय खेती में जो मिट्टी का ढेला रहता है ना, उसको उठा दिया और उठा के बाजीराव पेशवा को मार दिया। अब ये पूरा माहौल तंग हो गया कि प्रधानमंत्री के लड़के को मारा। लेकिन उसने बोला, मल्हारराव होलकर ने बोला कि ठीक, हमने गलती से अनाज काटा, लेकिन हमारे घोड़े को खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने काटा। और ऐसा होके भी एक तो तू हमको मारता है ना, तो मारने से पहले हमारे घोड़े को खाने को लाकर देना चाहिए तूने। अगर हम तुम्हारी सेना में काम करते हैं तो फिर हमारे लिए खाने की चीज़ें, हमारे घोड़े के लिए खाने की चीज़ें तुम लोगों ने लाकर देनी चाहिए। बराबर है। तो फिर ये थोड़ा बाकी के जो सरदार थे आपस में बात करना, अब कुछ ये नहीं हो सकता, इसको पकड़ा जाएगा करके। लेकिन मल्हारराव होलकर बिल्कुल अपने पोजीशन पे क्लियर थे कि जो है मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने अगर मारा नहीं होता तो मैंने वो मिट्टी का ढेला उठा के उसको नहीं मारा होता। और फिर ये मसला बालाजी विश्वनाथ के दरबार में चला गया कि ऐसा ऐसा आज हुआ करके।
अब वहाँ पे माहौल थोड़ा तंग हो रहा था, तो उसी समय बाजीराव प्रथम जो थे वो बहुत डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन थे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, अपनी सेना में थोड़ा एक प्रकार से अगर झगड़ा होता है तो ये बाहर जाएगा, तो उन्होंने वो पीछे हट गए। दो एक प्रकार से वो पीछे हट गए और उन्होंने वो वहाँ पर छोड़ दिया और फिर वो वापस चले गए अपने पिताजी की तरफ। और फिर बालाजी विश्वनाथ को किसी ने तो भी बताया कि मल्हारराव होलकर को पकड़कर कैद में डालना चाहिए। लेकिन ऐसे में उसी सेना के यूनिट में एक पांढरे नाम के सरदार थे, महाराष्ट्र से ही थे वो। तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को ये बात समझाई कि देखिए भाई, वो आपकी सेना में आया कि नहीं आया, आपने उसको बुलाया कि नहीं बुलाया, बुलाया। आने के बाद उसकी सैलरी देना, उसका वेतन देना, उसके घोड़े को खाना देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ लीडर बोलकर। यहाँ का लीडर कौन है, यहाँ के सेनापति कौन है, तो आप है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ये नहीं मिलता है तो उसकी सेना कुछ ना कुछ कर सकती है ना। और फिर अगर उसमें भी अगर आप टांग अड़ाने का प्रयास करेंगे तो फिर ये सही नहीं होगा। और ये देखिए, जो लड़का, उसको मालूम है कि ये प्रधानमंत्री का लड़का है, ये मालूम होते हुए भी उसको अगर मिट्टी का ढेला मार सकता है, तो वो लड़का आगे चलकर आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता, ये देखिए। और फिर ये बात बालाजी विश्वनाथ को भी समझ में आ गई कि ठीक है, अच्छा है। तो फिर उन्होंने इस मसले को वहाँ पे छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ कि वापस जब ये लोग आए तो अचानक मल्हारराव होलकर, जो उनका स्टे उधर नॉर्थ महाराष्ट्र में था, उधर ही वो रुक गए। और वहाँ पर एक भड़वानी नाम का एरिया था, और उस भड़वानी नाम के एरिया में एक मोहन सिंह नाम का सरदार था। उस मोहन सिंह नाम के सरदार के यहाँ पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब ये ऐसा चल रहा था, यहाँ तक आया। इधर बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो चुकी थी, बाजीराव पेशवा प्रथम पेशवा बने थे, और ये बाजीराव पेशवा फिर नॉर्थ महाराष्ट्र के लिए निकल पड़े। इन्होंने ये पॉलिसी तय की थी। क्या पॉलिसी तय की थी, हमने अभी पहले बोला था। क्या पॉलिसी तय की थी कि हम जो पुराने सरदार हैं उनको हाथ नहीं लगाएंगे। जब बाजीराव पेशवा ने अलग नीति का इस्तेमाल करते हुए पुराने मराठा सरदारों को साइड में करके आगे जाने का सोचा, तो इस समय उसने नॉर्थ महाराष्ट्र से होकर वो नॉर्थ इंडिया के लिए निकल पड़ा। ऐसी सिचुएशन में जाते जाते वो जो भड़वानी नाम का एरिया था, उसको मराठी में भड़वानी ऐसा भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में ज़्यादातर उसका फोनेटिक्स एक प्रकार से उच्चार उसका भड़वानी ऐसा करते हैं। तो ये भड़वानी या भड़वानी में एक मोहन सिंह नाम का व्यक्ति शासन चलाता था। और ये मोहन सिंह व्यक्ति का, इस मोहन सिंह का सेनापति जो था वो मल्हारराव होलकर थे। अब बाजीराव पेशवा ने इस किले के ऊपर या इस एरिया के ऊपर अटैक कर दिया। तो इधर से बाजीराव पेशवा, उधर से मल्हारराव होलकर, इन दोनों के बीच में वार चल रहा था। और एक 2 महीने वार चला, और ऐसा बाजीराव पेशवा को लगा कि हम यहाँ पे जीत नहीं सकते, और ये मल्हारराव होलकर को भी लगा कि हम भी पूरी तरह से जीत नहीं सकते। यानी कि वो, अभी देखिए, बाजीराव पेशवा इनके पास ज़्यादा सेना थी, लेकिन मल्हारराव होलकर के पास सेना कम थी, लेकिन बहुत एक प्रकार से जो हम द वार टेक्निक ऑफ सरप्राइजिंग वार बोलते हैं या गुरिल्ला वारफेयर बोलते हैं, उस पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए वो चल रहा था। तो फिर बाजीराव पेशवा ने जो मल्हारराव होलकर के साथ उनके जो पहले इंसिडेंट हुए थे, वो मिट्टी के ढेले का या बाकी अदर कुछ, तो वहाँ से उन्होंने उनको पहचान लिया कि ये बंदा काम का बंदा है करके, और ये तो लीडर बोलकर एक बहुत अच्छी क्वालिटी इनके पास थी। तो उन्होंने मल्हारराव होलकर को ऐसा बोला कि आप बड़वानी के मोहन सिंह के पास जाओ, उनके साथ हमारी ट्रीटी करके दे दो, और यहाँ पे हम एक प्रकार से पीसफुल एक ट्रीटी करते हैं, और तुम अब उनका काम छोड़ के हमारे साथ आ जाओ। और तब से मल्हारराव होलकर की पेशवा डायनेस्टी के साथ या एक प्रकार से मराठा डायनेस्टी के साथ विधिवत रूप से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और ये जर्नी जब स्टार्ट हुई उनकी, ये कब, एक 1721-22 का मसला है, तब से लेकर उनकी डेथ तक, यानी कि 1766 तक, और उसके बाद उनकी फैमिली भी एक प्रकार से मराठा डायनेस्टी या पेशवा के साथ एक प्रकार से वो प्रामाणिक रहे, और पेशवा भी उनके साथ प्रामाणिक रहे। वाह। तो सर, मेरा अगला सवाल ऐसा रहेगा कि कहा जाता है कि नजीब खान रोहिल्ला ने उसको छोड़ दिया था, मल्हारराव होलकर ने उन्हें छोड़ दिया था, उन्हें माफ़ कर दिया था। उसी के बाद पानीपत में ऐसा हुआ कि
उनके ऊपर भारी पड़ गई, वो छूट भारी पड़ गई जब उनको छोड़ा गया। तो इस इंसिडेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है कि मल्हारराव होलकर ने नजीब खान रोहिला इसको छोड़ा। ये इसमें कोई इसके एविडेंसेस है, इसके प्रूफ्स है, बहुत सारे क्लियर छोड़ा था। लेकिन उसकी वजह से मराठे पानीपत वार में हारे, ऐसा जो बोला जाता है ये सही नहीं है। क्योंकि मल्हारराव होलकर जैसा व्यक्ति, उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में तकरीबन 58 वार किए, 58 वार उन्होंने किए। उसमें से एक भी वार में वो कभी भी पराजित नहीं हुए। वाह। चिमाजी अप्पा ने जो इसके वसई के पोर्तुगीज़ लोगों को पराजित किया, वहाँ पे वो थे। जब भोपाल में बाजीराव पेशवा ने निजाम को पराजित किया, वो तो वार दुनिया के वार के इतिहास में एक बहुत बढ़िया वार जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक प्रकार से कोई भी एक ब्लड की बूंद भी नहीं गिरी थी, और तो भी इनेमी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया था कि हमको माफ़ कर दो, इसके बाद हम आगे नहीं आपके साथ वार करेंगे करके। उसने फिर से किया, निजाम ने, वो छोड़िए, लेकिन वहाँ पे उसने एक प्रकार से सरेंडर किया था। ऐसे बहुत सारे वार थे। और दूसरी बात ऐसी थी कि इतना बड़ा वॉरियर होके भी उन्होंने नजीब खान रोहिला को क्यों छोड़ा। तो यहाँ पर ऐसा है कि ऐसा दिखता है कि मल्हारराव होलकर जो बाजीराव पेशवा, बाजीराव प्रथम, इनकी जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को उन्होंने कभी नहीं बोला, लेकिन हमने बाद में हमने उसको बोला कि वो एक हिंदू पद पादशाही का सपना देखते थे। हिंदू पद पादशाही यानी कि कौन सा सपना, कि पूरे हिंदुस्तान के ऊपर हमारा गवर्नमेंट, हमारा यानी कि मराठा डायनेस्टी का या यहाँ के लोकल लोगों का। तो उस नज़रिए से, उस राजनीति के हिसाब से, और राजनीति में फिर वो कब की भी हो, कल की हो, परसों की हो, आज की हो, या आने वाले कल की हो, कभी की भी हो, राजनीति में कोई भी कभी भी किसी का परमानेंटली एनिमी भी नहीं होता और कोई फ्रेंड भी नहीं होता। आज जो फ्रेंड रहता है वो कल एनिमी हो सकता है, कल जो एनिमी है वो आज फ्रेंड हो सकता है। ये आज जैसा चालू है उस समय भी वैसा ही चालू था। तो मल्हारराव होलकर को ये पता था कि ये सूरजमल जाट और ये नजीब खान रोहिला, ये लोग एक प्रकार से ईमानदार नहीं है, ये कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं, ये उनको पता था। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी थी, कुछ स्थितियाँ ऐसी थी, अगर हमें उत्तर भारत में टिक कर रहना है तो यहाँ का पूरा सिस्टम हम डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते। उन लोगों को साथ में, उसमें से कुछ लोगों को साथ में लेना पड़ेगा, कुछ लोगों को फिर साइड में करना पड़ेगा। अगर एक को साथ में लिया तो दूसरा साइड में जाएगा। तो उसी हिसाब से जब नजीब खान रोहिला इसको पकड़ा गया तो उसने बहुत दया याचना की कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, मैं एक प्रकार वापस उसके बाद मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करूँगा, मैं कभी मराठों के खिलाफ नहीं जाऊँगा, ऐसा उसने बोला। और मल्हारराव होलकर ने कि एक प्रकार से कि राणोजी शिंदे, मल्हारराव होलकर और बाजीराव प्रथम उस समय पूरे हिंदुस्तान में मराठा डायनेस्टी का एक दबदबा था। हर कोई भारत की, हिंदुस्तान की डायनेस्टी मराठा लीडर को, मराठा डायनेस्टी को डर के रहती थी। और यानी कि इस समय मराठा डायनेस्टी के नॉर्थ इंडिया के या उत्तर भारत के सरदार थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में भी थे कि उनको पता था कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जब नजीब खान रोहिला को छोड़ा और उसने अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए न्योता भेजा, उसने बहुत सारी गलत बातें उसको बोली कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मुस्लिम लोगों के ऊपर एक प्रकार से अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसा उसने उस एक का दो का तीन ऐसा कुछ उसने बोला। लेकिन इससे मराठा सरदारों का कुछ लेना देना नहीं था। उनका क्या था कि 1754 में जब मुगल डायनेस्टी की रक्षा करने की जिम्मेदारी मराठा डायनेस्टी ने ले ली, और फिर उसी से मराठी में वो मैगजीन्स गिरा कि दिल्ली से तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा। तो यानी कि वो दिल्ली का जो बादशाह का तख्त था या जो एक उसकी चेयर थी, उसकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मराठा सरदारों के पास थी 1754 टू 1761। उसके बाद भी
यानी कि नजीब खान रोहिला को छोड़ा, ये बात बिल्कुल सही है, गलत कुछ नहीं है इसमें, ये नहीं है। और वो एक प्रकार से मराठा डायनेस्टी को तकलीफदायक भी ठहरा, ये भी बात सही है। लेकिन ये मल्हारराव होलकर की राजनीति का एक पार्ट था। बराबर है। हाँ, क्योंकि उनको ये कॉन्फिडेंस था कि नजीब खान रोहिला आए, अहमद शाह अब्दाली आए या दूसरा कोई आए तो भी हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन बाद में सिचुएशन ऐसा क्रिएट हुआ कि उस सिचुएशन के साथ एक नॉर्थ इंडिया के मराठा सरदार सदाशिवराव भाऊ, और फिर उसमें से दिल्ली के मुगल बादशाह के इर्द गिर्द जो एक प्रकार से मुस्लिम सरदार थे, उसमें से कुछ मराठों के साइड में थे, कुछ मराठों के अपोज में थे। तो ऐसे सिचुएशन में फिर इधर का उधर ऐसा होता गया। और वार एक समय तो ऐसा आया था कि हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा पीछे हट जाते हैं, थोड़ी तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद हो जाते हैं। लेकिन अचानक इसके बारे में फिर बाद में किसी ने बोला भी नहीं कि ठीक है जान दो, जो होगा तो देखा जाएगा। और फिर ऐसे में तीसरा पानीपत का वार हुआ और उसमें मराठों की बहुत बड़ी हार हुई। लेकिन इस वार के बाद अगर समझो नजीब खान रोहिला को छोड़ना गलत था, या मल्हारराव होलकर की वजह से हम पानीपत में अगर हारे, ऐसा अगर होता, तो नॉर्थ इंडिया का आफ्टर पानीपत वार जो रिकंस्ट्रक्शन करना था, इसकी नाना साहेब पेशवे खुद, इन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्हारराव होलकर को दी थी। अगर समझो मल्हारराव होलकर की वजह से हम पानीपत के तीसरे वार में अगर हारते, तो खुद नाना साहेब पेशवे, जिनका लड़का उसमें मरा, जिनका भाई उसमें मरा, वो प्रधानमंत्री क्योंकि छत्रपति शाहू महाराज तो 1749 में चले गए, 1749 में चले गए। उसके बाद मराठा डायनेस्टी का पूरा डिसीजन मेकिंग पेशवा यानी कि नाना साहब के हाथ में था। तो वो बोल सकते थे कि मल्हारराव होलकर की वजह से हमारे, इसलिए आज से मल्हारराव होलकर को हम काम से निकाल देते करके। लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। फिर से उन्होंने नॉर्थ इंडिया का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, या नॉर्थ इंडिया में मराठा डायनेस्टी का दबदबा बनाए रखने के लिए, फिर से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मल्हारराव होलकर को दे दी। इससे एक प्रकार से कि जो बाद में सामने आया, क्योंकि क्या हुआ, जब भी कोई बात फंसती है तो कोई ना कोई किसी न किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है। तो उसमें से ये इधर वो उधर, इसकी गलती थी, उसकी गलती थी। हम हारे पानीपत के वार में तो हारे, पक्का हारे। अब इसमें गलती एक व्यक्ति की नहीं थी, ये पूरे लोगों की गलती की वजह से हम उसमें हारे, हम ऐसा बोल सकते हैं उसके बारे में जी। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि मल्हारराव होलकर चुनौतियों का सामना करने से डरते नहीं थे। बिल्कुल नहीं डरते थे। तो सर, ऐसा कहा जाता है कि बाजीराव पेशवा के राइट हैंड यानी मल्हारराव होलकर थे। तो ये इस बारे में आप हमें क्या बताएंगे, और मल्हारराव होलकर की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज क्या क्या थी जिस वजह से वो इतने महत्वपूर्ण सेनापति कहलाए जाते हैं? अब देखिए, बाजीराव पेशवा प्रथम, इन्होंने जितने भी प्रोमिनेंट वार किए, जितने भी प्रमुख वार उनके हुए उनके लाइफ में, 1720 से लेकर 1740 तक, उसमें वैसे तो बहुत पूरे के पूरे वार इम्पोर्टेंट थे ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन उसमें से मेजर एक तो उनके समय में उन्होंने 2 बार, एक पालखेड़ के वार में और दूसरा भोपाल के वार में, निजाम को डिफीट किया। निजाम यानी कि साउथ इंडिया में जो चीन किलीज खान बोलकर मुग़ल डायनेस्टी से ऊपर से नीचे आया था, उस व्यक्ति को 2 बार डिफीट किया। उसके खिलाफ मराठों का हमेशा स्ट्रगल चलता रहा पहले भी और बाद में भी। और तीसरा, बाजीराव पेशवा इनके समय में जो जंजीरा नाम का फोर्ट है, वहाँ के जो सिद्धी लोग थे, उनको संभाजी महाराज भी पराजित नहीं कर सके थे, और शिवाजी महाराज के समय में भी उनको पूरी तरह से पराजित नहीं कर पाए हम। लेकिन बाजीराव पेशवा इनके समय में उनको पराजित किया गया। उसके बाद पोर्तुगीज़ जो वसई के थे, उनके ऊपर जो बहुत बड़ा अटैक चिमाजी अप्पा ने किया, चिमाजी अप्पा यानी कि बाजीराव प्रथम इनके भाई। तो जो प्रमुख वार जितने हुए, इन पूरे प्रमुख वार में मल्हारराव होलकर इन 2 भाइयों के साथ में थे। कम से कम एक आधी बार ये राइट साइड में होते थे तो कभी लेफ्ट साइड में होते थे। ये कंटिन्यू चलता रहा लास्ट तक, यानी कि बाजीराव पेशवा इनकी डेथ 1740 में हुई तब तक। जब बाजीराव पेशवा बने
तो उस समय उनको नॉर्थ इंडिया के बारे में, ख़ास तौर पर मालवा रीजन के बारे में या नॉर्थ इंडिया के बारे में, दिल्ली के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं था। लेकिन ये पूरी बातें मल्हारराव होलकर को अच्छी तरह से पता थी, पूरी नहीं लेकिन मालवा एरिया में और कम थोड़ा उससे आगे ऊपर के एरिया में भी। तो उस हिसाब से मल्हारराव होलकर, इनका एक प्रकार से कॉन्फिडेंस, इनके वार की पॉलिसी, उनका पराक्रम, इस बातों से बाजीराव पेशवा खुद भी प्रभावित थे। और इसलिए जुलाई 1728 में बाजीराव पेशवा ने मल्हारराव होलकर को इंदौर की जहागीर दे दी। और जुलाई 1728 से लेकर 1737 तक, यानी कि एक 9-10 साल में एक 20 सरदार मल्हारराव के कंट्रोल में काम करते थे। यानी कि एक 9-10 साल में उन्होंने अपनी जहागीर, स्टेट नहीं, स्टेट उन्होंने, मैं स्टेट स्थापित कर रहा हूँ ऐसा उन्होंने नहीं बोला, लेकिन अपनी जहागीर इतने बड़े प्रमाण में बढ़ा दी। तो इससे पता चलता है इस व्यक्ति का इम्पोर्टेंस। तो उस हिसाब से बाजीराव पेशवा, इन्होंने जो उनकी पॉलिसी तय थी कि पुराने सरदारों को हाथ नहीं लगाएंगे, उनको छोड़ देंगे और फिर नए सरदार अपॉइंट करेंगे। उसमें से सिंधे फैमिली, होलकर फैमिली आती है। तो उसमें से इन्होंने उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा रखा और उन्होंने भी उस भरोसे के हिसाब से इनके साथ ईमानदारी से लास्ट तक, आखिर तक काम किया। तो इस बात के आधार पर हम मल्हारराव होलकर को बाजीराव पेशवा इनका राइट हैंड बोल सकते हैं। अब दूसरी बात, एज अ एडमिनिस्ट्रेशन का या प्रशासन का पार्ट अगर देखें, तो जब इंदौर इनको मिला 1728 में, तो इंदौर क्या था? तो एक छोटा सा गांव था, जो उज्जैन का या महेश्वर का जो प्लेस था, वहाँ से एक प्रकार से इंदौर जाने आने का एक छोटा सा प्लेस था। लेकिन इंदौर को मल्हारराव होलकर को जब जहागीर मिली, उन्होंने इंदौर को अपना कैपिटल बनाया। तो जैसे ही उन्होंने कैपिटल बनाया, वैसे ही तक वहाँ उस नॉर्थ इंडिया के कुछ एरिया से एक 50-100 बड़े बड़े साहूकारों को ज़बरदस्ती से नहीं, रिक्वेस्ट करके उनको वहाँ से इंदौर में लाके बिठा दिया। उनको जो फैसिलिटी चाहिए थी वो फैसिलिटी उनको दे दी और उस हिसाब से इंदौर सामने आया। जब चांदवड़ उनके कंट्रोल में आया, चांदवड़ की सरदेशमुखी उनको मिली नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी उन्होंने डेवलपमेंट किया। यानी कि एज अ एडमिनिस्ट्रेटर बोलकर एक दो बातें मैं आपको बोलना चाहता, हम बोल सकते हैं। एक तो देखिए कि जेजुरी, वहाँ पे जो खंडोवा नाम के गॉड है, वो उनका कुल दैवत था। किसका? होलकर फैमिली का। तो वहाँ पे एक ट्रेडिशन चलता है, आज भी चलता है, उस ज़माने में भी चलता था। उस ट्रेडिशन को वाघ्या मुरली ऐसा बोलते हैं। वाघ्या यानी कि एक जेंट्स होता है, मुरली यानी कि एक लेडी होती है, और फिर वो एक प्रकार से एंटरटेनमेंट का काम करते हुए अपना उदर निर्वाह चलाते हैं। लेकिन पूरे मिडिवल इंडिया में एक वेट बिगार नाम की सिस्टम होती थी। वेट बिगार क्या था? तो वेट बिगार ऐसा था कि जो लोग एक प्रकार से लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर सकते थे, तो उन लोगों को उनको तो टैक्स देना बंधनकारक था। तो डायनेस्टी क्या करती थी? ऐसे लोगों से कुछ काम करवा के लेती थी, तो उसको वेट बिगार ऐसा बोला जाता था। यानी कि वो टैक्स पेड नहीं करते थे, तो उनके हिसाब से जो पब्लिक डोमेन के काम होते थे गवर्नमेंट के, वो काम उनकी तरफ से करके लिए जाते थे। तो मल्हारराव होलकर ने पेशवा को ये रिक्वेस्ट किया, स्पेशल लेटर लिखा कि वो जो वाघ्या मुरली नाम के लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो लोग एक प्रकार से अपना उदर निर्वाह उस हिसाब से अगर चलाते हैं, तो उनकी जो वेट बिगारी उनकी तरफ से ली जाती है, उसको बंद करना चाहिए। ये पहला। और दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में बाद में रिलीजियस हिसाब से अगर देखें, ये खाली रिलीजन के हिसाब से नहीं था, ये रिलीजन के साथ साथ इकोनॉमी भी थी। एक टेम्पल बनवाना, यानी कि टेम्पल के साथ बहुत सारे लोगों का एक प्रकार से रहना सहना खाना पीना होता है। तो पूरे एक भारत में अगर हम देखें, तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का पुनर्निर्माण या उनका रिकंस्ट्रक्शन अगर किसने किया, तो वो किया अहिल्या देवी होलकर ने। और अहिल्या देवी होलकर कौन थी? तो अहिल्या देवी होलकर इनकी बहू। और जब इनके लड़के की डेथ हो गई, तो कुछ लोगों ने ऐसा एक प्रकार से ऐसा चल रहा था कि ये सती जा सकती है। तो मल्हारराव होलकर ने बोला नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब मल्हारराव होलकर इंदौर में नहीं होते थे, तो इंदौर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अहिल्यादेवी होलकर के हाथ में होता था। और बाद में जो अहिल्यादेवी होलकर ने इतना सारा काम किया, उन पूरे कामों के ऊपर मल्हारराव होलकर का प्रभाव 100% था, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से
मल्हारराव होलकर एक एज अ वॉरियर बोलकर या मराठा डायनेस्टी के एक बहुत बड़े सरदार बोलकर, बाद में होलकर डायनेस्टी बनी नहीं वो, लेकिन बाद में उनको बोला गया, लेकिन एक डायनेस्टी के बहुत प्रभावी रूलर या एक प्रभावी मराठा डायनेस्टी के सरदार, ऐसा बोलकर हम मल्हारराव होलकर को जान सकते हैं। इतना ही नहीं, एक फेमस हिस्टोरियन है जद्दूनाथ सरकार बोल के, बंगाल से है वो, उन्होंने मराठा हिस्ट्री के ऊपर एक 2-3 किताबें लिखी, तो उन्होंने ऐसा बोला है, अगर मल्हारराव होलकर नॉर्थ इंडिया में एक प्रकार से बैकग्राउंड अगर क्रिएट नहीं करते तो मराठा डायनेस्टी का इतने बड़े प्रमाण में बाद में कॉन्क्वेस्ट होता ही नहीं था। मैंने आपको इसके पहले थोड़ी देर पहले बताया कि मराठा डायनेस्टी का जितना कॉन्क्वेस्ट हुआ अटक तक, अफगानिस्तान तक, उसमें से 80% कॉन्क्वेस्ट 3 लोगों ने किया या 3 लोगों के समय में हुआ। उसमें से एक थे बाजीराव पेशवा प्रथम जो पेशवा थे, दूसरे थे मल्हारराव होलकर और तीसरे थे शिंदे फैमिली से राणोजी शिंदे। बाद के बाकी अदर पूरे सरदारों ने खाली 20% कॉन्क्वेस्ट किया, लेकिन 80% विस्तार इन्हीं लोगों ने किया। तो उस हिसाब से हम मल्हारराव होलकर इनकी योग्यता जान सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक अंत में सवाल पूछना चाहूँगी, एक छोटी सी कहानी मल्हारराव होलकर के बारे में, जिससे हमारी नई पीढ़ी को पता चले कि ये कितने महत्वपूर्ण थे। अब देखिए, जो इसके पहले हमने वो स्टोरी बताई उसको एविडेंस है, हाँ, कि वो क्या कोई लीजेंड नहीं है कि ऐसा ही हुआ कि वो एक प्रधानमंत्री का लड़का होते हुए भी उसके ऊपर वो मिट्टी का ढेला उठा के मारता है। तो उस हिसाब से अगर मेरा सही है, मैं गलती भी अगर करता हूँ लेकिन मेरी सही है, तो मैं अगर कॉन्फिडेंटली खड़ा रहना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से एक प्रकार से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। और ये बिल्कुल सिंपल फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति था, इसके ना कोई आगे था ना कोई पीछे था। मामा के घर रहने को गए, वहाँ से एक प्रकार से इनकी शुरुआत हुई। फिर मामा ने मामा की लड़की के साथ इनकी शादी का मैरिज करा दिया। फिर उसके बाद एक धीरे धीरे, यानी कि एक प्रकार से खुद मल्हारराव होलकर, यानी कि नए पीढ़ी को हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी तरह से कॉन्फिडेंटली किसी भी काम को अगर हम हाथ लगाएंगे तो उस काम को हम पूरा करेंगे। ऐसा जब हम इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं तब हमारे समझ में आता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मल्हारराव होलकर ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया सिर्फ और सिर्फ स्वराज्य के लिए। तो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगी संतोष घुगे सर आपका और हमारे रुस्तम राइस और समृद्धि ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का, जिन्होंने ये एपिसोड को पॉसिबल बनाया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।